ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम सुना है पहले कभी? क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोई? फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत सही है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, देखा था। हाँ सर। मतलब लास्ट 2 चैप्टर इसी से रिलेटेड है ना, कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसका स्ट्रेंथ कैसा है, क्या प्रॉपर्टी है, ये हम लोग देख रहे थे। तो ठीक उल्टा, अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है? तो ये जो रिवर्स वाला फेनोमेना है, दैट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधी भाषा में ये बात समझ आई? यस हाँ सर। सर। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये उसी का रिवर्स प्रोसेस है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ जनरेट करना। ये जो कहानी है इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर? हाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है हाँ सर। क्या होता था? नंबर ऑफ फील्ड Number लाइंस of field. परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। नहीं, पासिंग थ्रू एनी एरिया, यूनिट हाँ, एरिया में पासिंग तो थ्रू यूनिट। परपेंडिकुलरली। अच्छा, और फॉर्मूला क्या था उसका? ई डॉट डी एस, ऐसा कुछ। यस। यस। तो ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैथमेटिकली कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये कोई एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर ये होगा। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया था मैंने, याद होगा आपको। हाँ सर। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैथमेटिकली दिस इज बी डॉट ए। मैथमेटिकल, फिजिकल मीनिंग इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ एरिया परपेंडिकुलरली। आया समझ में? हाँ फिजिकल सर। मीनिंग इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ एरिया परपेंडिकुलरली। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैथमेटिकली बी डॉट ए। सो इट इज अ मेजर ऑफ number of field lines passing through an area normally. क्लियर है? यस सर। हाँ। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक फंडामेंटल बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अच्छा, इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। मतलब वैसे देखोगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर है, बट टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम लोग वेबर कहते हैं। जो मैं डिफरेंस बता रहा था वो ये है, ध्यान से सुनो सब।
यहाँ पर थोड़ा समझो, लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ मत। अगर आपको गॉस लॉ याद होगा तो गॉस लॉ में क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, याद है? हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ हाँ सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। हाँ, क्लोज सरफेस में, मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, अदरवाइज कहते थे चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ तो उस केस में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती। मैग्नेट के केस में क्या है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है। नहीं। मतलब कहीं अगर नॉर्थ पोल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साउथ पोल जरूर होगा। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं, बट प्रैक्टिकली कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मतलब केबल नॉर्थ पोल या केबल साउथ पोल आइसोलेशन में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, नहीं सर। है ना? तो आइसोलेशन में अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि कभी केवल पॉजिटिव फ्लक्स होगा या केवल नेगेटिव फ्लक्स होगा, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ मतलब कभी भी एक। हाँ, कभी भी एक ही होगा ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ सर। मेरा माउस क्यों नहीं सेंस कर रहा है? जब तो कर रहा था। एक सेकेंड रुकना, क्या हो गया? हम्म, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी क्लोज्ड लूप में देखें, ध्यान से सुनना, क्लोज्ड लूप में देखें तो हमेशा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, हाँ है ना? क्योंकि यस। हर नॉर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग एक साउथ जरूर होगा। तो एज अ नोट इसको लिख लो कि इंटीग्रल बी डॉट डी एस will always be equal to 0 along a closed loop. कोई डाउट? क्योंकि किसी भी लूप में केवल नॉर्थ पोल रहेगा और साउथ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। ये बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब किसी ने कुछ बोला क्या? Sir, can you repeat? I said since magnetic monopole doesn't exist, it means for every north pole there must exist a south pole also. That's why within a closed loop, magnitude of, I mean, जो Q के जैसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का होगा वो मिला के हमेशा जीरो होगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसा नहीं था। द रीजन इज इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट, individually negative charge can exist, but in case of magnetic field only north pole or only south pole cannot exist standalone. They will always exist in a pair. That's why practically B dot ds is always be zero. Clear? Yes, sir. So now here comes electromagnetic induction. Now Faraday suggested, इसको बोलते हैं हम लोग Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday suggested, Michael Faraday, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स is always equal to induced EMF.
ईएमएफ होगा तभी करंट होगा, है ना? हाँ सर। तो ईएमएफ होगा तभी करंट होगा, मतलब एरिया बाउंडेड बाय एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप में फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज होगा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। यहाँ पर बीच में एक माइनस साइन है, इसका मीनिंग समझाता हूँ। मैथमेटिकल आई मीन फिजिकल मीनिंग इज विद इन अ कंडक्टिंग लूप if magnetic flux changes, then there will be an induced EMF in the loop. This phenomena of production of EMF is called electromagnetic induction. ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है ये अभी देखते हैं। So this E is equal to minus of d by dt of magnetic flux में नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है, नेगेटिव साइन indicates that the EMF produced in the loop will be in such a way that it opposes change in flux. एग्जाम्पल से सब समझाते हैं। इसको बोलते हैं लेंज लॉ, नाम सुने होंगे तुम लोग। तो ये लेंज ने ये डायरेक्शन सजेस्ट किया था। डायरेक्शन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ईएमएफ का मतलब तो बैटरी है ना, बैटरी है तो बैटरी की पोलैरिटी है, बैटरी की पोलैरिटी है तो किधर पॉजिटिव टर्मिनल लेंगे और किधर नेगेटिव टर्मिनल लेंगे ये पता होना चाहिए। हालांकि किसी भी सर्किट में करंट राइट से जाए या लेफ्ट से जाए, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को फर्क नहीं पड़ता है, बट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होता है, तो मुझे उस ईएमएफ की पोलैरिटी पता होनी चाहिए। वो ईएमएफ का नेचर कैसा होगा पोलैरिटी के टर्म में, वो दिया था लेंज ने, जिसको लेंस लॉ कहते हैं। और ये नेगेटिव साइन उसी बात को सिग्निफाई करता है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसका मीनिंग बताता हूँ, उससे पहले इतना कॉपी कर लो आपको। दिख रहा है? यस जल्दी कॉपी कर लो। सर बोलो। यहाँ पे ईएमएफ अपोज कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा? नहीं, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। कैसे? अभी तुरंत देखते हैं इसका एग्जांपल मीनिंग क्या है।
कॉपी कर लो, फिर तुरंत देखते हैं, क्लियर हो ओके जाएगा। सर, ओके सर।
Done, sir. आगे बढ़े, हाँ sir. सबका हो गया? Yes sir. ठीक है। अब मैं इस लेंज लॉ का मीनिंग समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे, और बहुत सारे एग्जांपल्स जिसके थ्रू आप लोग शायद इस लेंज लॉ का मीनिंग समझ लो। सपोज ये एक रीजन है, ये एक कंडक्टिंग लूप है। कंडक्टिंग लूप का मतलब कंडक्टिंग वायर्स, समझ रहे हो ना? हाँ ये लूप जिस मटेरियल का बना है वो कंडक्टिंग वायर है, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड बी में है। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन का मतलब है या तो एरिया डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, है ना? हाँ हाँ sir. तीसरा रीजन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। हाँ sir. कोई दो हो सकता है, कोई तीनों हो सकते हैं, इसी का कॉम्बिनेशन होगा ना। हाँ तो ये सब लेके चलेंगे तो नहीं समझ पाओगे। अभी सिंपल मैं मान लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और एरिया कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ sir. तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इनवर्ड डायरेक्शन के इंक्रीमेंट को अगर मुझे अपोज करना है, तो इस कंडक्टिंग लूप में जो करंट फ्लो होगा वो वैसा होना चाहिए जिसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। हाँ sir. ये बात समझ आ रही है, ये लॉजिक सबको? हाँ sir. एक बार फिर से बताना। एक बार फिर से, अगर ये कंडक्टिंग लूप है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मतलब करंट फ्लो करेगा। हाँ करंट फ्लो करेगा मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस लूप के अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करे। हाँ तो मान लो अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, तो उस क्लॉकवाइज करंट के कारण अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज ही होगा। यस सर। हिंट तो अगर हमारा करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू करे, तो इस रेड वाले एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। हाँ sir. यस हाँ sir. तो नेट इनवर्ड फ्लक्स के इंक्रीमेंट को अपोज करेगा ना, करेगा। हाँ sir. है ना? तो मैं इसका सिमेट्रिक डायग्राम अगर लिखूं, सिमेट्रिक डायग्राम बार बार कह रहा हूं, तो ऐसा होगा कि इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह की होगी, तभी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा ना। हाँ sir. आई बात समझ में? हाँ sir. पक्का? हाँ sir. हाँ ठीक है। सेकेंड, किसी भी शेप साइज का लूप हो सकता है, हर बार अलग अलग। मान लो ऐसा लूप, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन में। हाँ सर। हाँ sir. मतलब इसके इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होना चाहिए, हाँ sir. यस मतलब इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा, होगा? समझे आप लोग या नहीं? हाँ सर।
यही अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए कि इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स का डिक्रीमेंट नहीं हो, है ना। मतलब अब इसमें करंट किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज। हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो अब अगर करंट क्लॉकवाइज होगा मतलब सुबह अगर मैं सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट बनाऊंगा उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी। हाँ सर। क्लियर है। यस। लेंज लॉ का मीनिंग कुछ क्लियर हुआ। हाँ। कुछ और भी क्लियर करते हैं, पहले ये 3 एग्जांपल लिख लीजिए, फिर और एग्जांपल देता हूँ जिसमें एरिया चेंज होगा, वो वाला भी दिखाता हूँ। मैंने जो भी बोला है वो लॉजिक आप लोग नोटबुक में खुद से लिख लो, जिस लैंग्वेज में मन करे, हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी मन करे, तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी मैंने बोला हूँ कि इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज कर रहा है मतलब फ्लक्स कर रहा है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स को अपोज करने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये सब लॉजिक लिख लो ताकि दोबारा खुद से घर में समझने में आसानी हो।
लिख लिया होगा सबने? थर्ड वाले में आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा ना? हाँ, थर्ड वाले में इनवर्ड होगा क्योंकि बी डिक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, ये जो मेरा रेड का डॉट है उसकी वजह से। हाँ सर, इसमें भी इन्वर्ट ही जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा वो मैंने वहां से कॉपी किया था ना डायग्राम इसके। ठीक है, अब एक हाँ। डायग्राम देता हूं, जरा ध्यान से सुनना और बताना मुझे। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर आप म्यूट हो गए। ओके ओके, हाँ म्यूट हो गया। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एक कंडक्टिंग लूप है कुछ ऐसा, जो लूप अंदर जा रहा, ये इधर की ओर मूव कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ये लूप कंप्लीटली इसके अंदर चला जाएगा, है ना? हाँ सर। फिर थोड़ी देर के बाद ये लूप ऐसे निकलता जाएगा। यस सर। हाँ सर, तो एरिया हाँ। तो इन तीनों ही केसेस में आप लोग मुझे सोचकर इन तीनों लूप में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताइए। कॉपी करो और खुद सोचो, 2 मिनट का काम है।
हुआ? हाँ बताओ, बोल नहीं रहे हो तुम लोग? जैसे इस केस में पहले एंटी क्लॉकवाइज। एंटी देख ले, क्लॉकवाइज। बताते हैं। मैं आपको दो तीन तरीका बताता हूँ इसको समझने का, एक ही नहीं। सब लोग ध्यान से सुनो, लिखना बाद में चलेगा। एक बार की बात है, दिमाग में बैठ गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। एक तरीका ये समझ लेते हैं जो अभी मैं आपको सिखाया, कि इसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना? अच्छा, इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स आउटवर्ड होना चाहिए। हाँ तो इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स आउटवर्ड होगा अगर, तो उसके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यस सर। तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। सो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। चलेगा? तो ये तो अभी सिखाया था। अब इसको दूसरे मेथड से समझते हैं। दूसरा मेथड ये है, सुनना ध्यान से, सब ध्यान से सुनेगा। अगर ये लूप राइट जा रहा है तो ये जो कंडक्टिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पर फोर्स लेफ्ट लगना चाहिए, यस तभी मोशन का अपोज होगा। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन, जो वायर अंदर है उसमें ऊपर की ओर होगा, तभी फोर्स लेफ्ट लगेगा ना। हाँ तो इस वे में भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का रीजन मोशन ऑफ लूप है। तो करंट ऐसे फ्लो होगा कि मोशन ऑफ लूप को अपोज करे। उस वे से भी सोचे तो यही होगा। हाँ हाँ सर। सेकेंड केस को देखो। सेकेंड वाले केस में किधर होगा बताओ? नहीं सर, जीरो। जीरो होगा। वेरी जीरो गुड। होगा, क्लोज लूप है ना। इसमें फ्लक्स कांस्टेंट है, तो डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, सॉरी जीरो है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, मतलब इंड्यूस्ड करंट जीरो है ना? कोई करंट नहीं होगा। इधर ये क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। हाँ सर। यस तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। दूसरे थॉट प्रोसेस से, मैग्नेटिक फील्ड इनटू मोशन राइट हो रहा है तो फोर्स लेफ्ट में लगना चाहिए। सर, फोर्स लेफ्ट में रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा, कंडक्टिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तभी फोर्स लेफ्ट में लगेगा। हाँ सर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा? ये एग्जांपल समझ आया? बोलो। यस सर। हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी करो। सर हम्म। आप थर्ड वाला फिर से फ्लेमिंग के रूल से समझा सकते हो? थर्ड वाला किस फ्लेमिंग लॉ से? हाँ समझा सकता हूँ। थर्ड वाला में लूप किधर जा रहा है? राइट जा रहा है। हाँ तो जो कंडक्टिंग वायर लूप के अंदर है, कौन सा वाला? तो जहां मेरा अभी कर्सर है देखो, ये वाला, ये लूप के अंदर है। यस सर। ये कहाँ जा रहा है? राइट जा रहा है। हाँ तो लेफ्ट हैंड लो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, तभी फोर्स लेफ्ट में लगेगा ना। हाँ सर। तो यहाँ ऊपर की ओर हो गया मतलब क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ सर, समझा। थैंक यू। एंटी क्लॉकवाइज पहले वाले में। हाँ, पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे वाले में क्लॉकवाइज, थर्ड वाले में। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा,
अब एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होगा देखेंगे। फटाक से पहले मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाइए। आगे बढ़ू ना, लिख लिया है ना सबने? सर वो लास्ट क्या लिखा हुआ है, आई? इंड्यूस्ड करंट। अच्छा ठीक है सर। जैसे ईएमएफ ई इंड्यूस्ड लिखते हैं, वैसे आई इंड्यूस्ड। सर 1 मिनट ऊपर वाला एग्जाम्पल सिखाना। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। दिख रहा है एग्जाम्पल? यस सर। तो जिसका हो गया एग्जाम्पल लिखा हुआ, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सिंपल छोटा सा है।
बोलो, बोल नहीं रहे हो? हुआ आंसर? हाँ सर। हाँ सर। कब कब बोलोगे? मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग। क्या आया बताओ? म्यू नॉट बाय 4 पाई हम्म इंटू 2 पाई ए स्क्वायर के हम्म अपॉन डी आर। हाँ सर, ये वेरी गुड। तो ये एक ऐसा इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और आई टाइम का फंक्शन के टी दिया हुआ है ना? और एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप का डायमेंशन दिया हुआ है, बहुत छोटा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, डी होगा वो। ये डी है और रेडियस ए है इसका। तो इस वायर के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू होगा। हाँ सर। तो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन डी होता है। हाँ हाँ सर। सर। इससे जो फ्लक्स यस सर। एसोसिएटेड होगा उसको हम लिखेंगे बी इंटू पाई ए स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू 2/d इंटू आई विच इज के टी। ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ d5/dt होगा, है ना? सो हाँ म्यू सर। नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2d इंटू के, ऐसा कुछ होगा आंसर? अच्छा, इंड्यूस्ड करंट पूछा था ना? हाँ सर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेडियस आर, रेडियस नहीं सॉरी रेजिस्टेंस आर। सो हाँ म्यू नॉट ए स्क्वायर के अपॉन 2 dr, ये हमारा आंसर। कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी तरह का? नो सर। नो सर। ठीक है। एक और देता हूँ, ठीक है? ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सीखेंगे ही, और पिछले चैप्टर का भी प्रैक्टिस होगा। दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। कोशिश कीजिए। सर वो लास्ट वाले का आंसर भी दिखा सकते हैं? हाँ सर, हो गया।
Sir, can you please scroll up? सॉरी, क्या बोला बेटा? सर ऊपर वाला समझ नहीं आया, एक और बार समझा सकते हो? ऊपर वाला क्या नहीं समझा, बताओ। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/d, ये मालूम है या नहीं? यस। ठीक है। तो जहां पर लूप है, वो सर्कुलर लूप, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, और जो सर्कुलर लूप है उसका एरिया पाई a स्क्वायर। तो फ्लक्स क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई a स्क्वायर। इसमें करंट I इक्वल टू KT, टाइम का फंक्शन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्लक्स टाइम का फंक्शन मिल गया, उसको डिफरेंशिएट कर दिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया, और ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करंट हो गया। उस सर्कुलर वायर का, सर्कुलर लूप में जो वायर है उसका करंट R दिया हुआ है ना, सॉरी रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ ये पता चल गया, तो उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो करंट पता चल गया। आया समझ में? बोल हाँ बेटा, सर। जिसने जिसने पूछा था। आया कुछ आंसर? सर एक मिनट रहेगा। सर एक ग्लव्स आ गए।
डन सर। क्या आंसर आया? सर 5 u0 by pi ln2। न्यूमेरिकल वैल्यू में बताओगे? मेरे पास आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है। जो आंसर है 1.386 माइक्रोवोल्ट। कितना सर? 1.386 माइक्रोवोल्ट। एनीवे चलो मैं हाँ सॉल्व सर वही आता है। वेरी गुड। हाँ सर ऑलमोस्ट हो जाता है। तो देखो अब इसमें क्या है, जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बी ऑलमोस्ट उस सर्कुलर रीजन में कांस्टेंट था। इस केस में जब डायमेंशन दिया हुआ है तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनटू द बॉडी, बट हर जगह बी की वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी। नहीं। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक स्ट्रिप अगर लिया तो केवल उतने से क्रॉसपॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स d5 होगा उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। मैं ऐसे लिखता हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई एक्स, ऐसा लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया हो जाएगा 0.2 dx। समझ रहे हो इस हाँ। बात को? ये यस फ्लक्स होगा। हाँ सर। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, रहने देते हैं, इधर dx अपॉन x हो जाएगा। तो इंटू टोटल फ्लक्स अगर देखेंगे, क्या बोल रहे हो बेटा? इंटू 0.2। हाँ इंटू 0. करेक्ट, इंटू 0.2 ऐसा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर देखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई लिख दूं, हाँ सर ठीक है। इंटीग्रल dx अपॉन x, x की वैल्यू r1 से r2 दैट इज 0.05 से 0.1 तक, हाँ सर है ना? तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ln ऑफ, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? हाँ सर। केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो तुम लोग? यस सर। हाँ सर। तो अगर पढ़े होगे तो ln2 याद हो गया होगा 0.6932। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ये सर वो 10 4 पाई रहेगा। हाँ यहाँ 10 पाई है। ये 10 पाई। तो मैं ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू तो आपको याद हो गई होगी 0.6932। सो 4 पाई, करंट कितना है? 10 एम्पियर। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है ना पहला, तो म्यू नॉट और 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। करंट 10 एम्पियर और नीचे हो गया 10 पाई और ln2 को 0.6932 लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। तो एक बार बता दो ये फ्लक्स कितना होगा, मैं नहीं करने वाला ये कैलकुलेशन। जो आंसर दिया है वो ऐसा है 2.77 इंटू 10⁻⁻7, है ना? हाँ सर अप्रॉक्स हो ही आता है। इतना वेवर, ये आंसर हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है? करंट डिकेज यूनिफॉर्मली टू 0 इन 0.2 सेकेंड, है ना? हाँ सर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा डी आई बाई डी टी होगा वो माइनस और 10 से 0 हो गया 0.2 सेकेंड में,
हाँ सर, तो लिखता है भाई 10 upon 0.2 that is 100 upon 2 that is 50 एम्पियर पर सेकेंड, ऐसा होगा di/dt। हाँ सर। ये सबको क्लियर है? सर एक बार हाँ समझो। देखो 10 एम्पियर से जीरो करंट हो जाता है 0.2 सेकेंड, और लिखा है यूनिफॉर्मली होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज करंट का क्या हो जाएगा 10 अपॉन 0.2 दैट इज 100 अपॉन 2 दैट इज 50 एम्पियर पर सेकेंड, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन सर आया ना? ईएमएफ का पूछा है, करंट क्या का। क्या बोल रहे हो बताओ? सर क्वेश्चन में इसी का रेट पूछा है, चेंज ऑफ फ्लक्स का, करंट का तो नहीं। ईएमएफ इंड्यूस पूछा है ना बेटा, हाँ सर। तो आते हैं ईएमएफ इंड्यूस पर, उसके लिए मुझे di/dt लगेगा ना। हाँ सर। तो वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये फ्लक्स तो मुझे मिल गया, जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा d∅/dt हाँ सर, तो di/dt माइनस ऑफ d∅/dt। तो इसमें करंट, इसको मैं ऐसा लिखूंगा दैट इज म्यू नॉट बाई 10 पाई ln2, म्यू नॉट बाई 10 पाई इधर हो जाएगा ln2 और इधर हो जाएगा di/dt, और यहाँ है माइनस साइन। di/dt मुझे मिल चुका है -50, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 50 इंटू म्यू नॉट इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 10 पाई होगा। हाँ सर। पक्का? दैट इज हाँ 50 into 4 pi into 10 raised to -7 into 0.6932 divided by 10 pi, है ना? हाँ पाई सर। पाई गया, 10 हाँ 5 जा 50, 5 4 जा 20, तो 20 into 0.6932 into 10 raised to -7 वोल्ट, कितना आता है? 13.864 into 10 power 13.8 into 10 6. raised to -7 volt. So almost 1.38 into 10 raised to -6 volt. ये आंसर होगा। आया समझ में सबको? कोई डाउट है किसी को? सर वो एक बार आप d∅/dt निकाला सर। हाँ सर उसमें हम लोग को क्या किया, वो नहीं समझा। सर वो d∅/dt से di/dt कैसे किया? फाई आई का फंक्शन है, फाई का जो एक्सप्रेशन ऊपर हाँ सर, आया हाँ। है उसमें आई है। हाँ सर है। फाई के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो म्यू नॉट हाँ कांस्टेंट है, 10 पाई कांस्टेंट है, ln2 कांस्टेंट है। आई अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और आई चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। अब हाँ सर, क्वेश्चन में समझा। दिया है आई के चेंज होने का रेट, वहां से निकाला -50 एम्पियर पर सेकेंड, हाँ मतलब di/dt मालूम है मुझे। हाँ समझे? सर, समझा। हाँ सर, समझा।
हाँ जी, हो गया, आगे बढ़े। चल, अब हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। चलो, इस मोशनल ईएमएफ के मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको फॉर्मूला याद रहेगा, बट ये मैकेनिज्म को समझना जरूरी है ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। सपोज ये एक कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये कंडक्टिंग रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है, जो v इसके परपेंडिकुलर है। सब लोग ध्यान से सुनेगा, मैकेनिज्म समझो, बाकी फॉर्मूला तो 2 मिनट का काम है। सब ध्यान से सुनो। कंडक्टिंग रॉड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ सर। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू, और ये रॉड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ राइट में जा रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन राइट है, मतलब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का लेफ्ट होगा। सर ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए लेफ्ट में हो जाएगा, हो अपोजिट। जाएगा। तो हाँ। मेरे थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड दिख रहा है, हाँ सर। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे सारे इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा। यस सर। कितना लगेगा? 2 मिनट बाद, बस नीचे की ओर लगेगा। सर एक बार फिर से बताओ। तो ये जो रॉड है, इस रॉड के इलेक्ट्रॉन्स इधर कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस डेल्टा कुछ चार्ज आ जाएगा, तो इस साइड कुछ प्लस डेल्टा चार्ज आ जाएगा। फिर से हाँ समझो, सर। अभी इस इलेक्ट्रॉन में क्या है, अभी इस रॉड में क्या है, इसके कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन रॉड में है। अब ये रॉड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आगे जाने लगा टुवर्ड्स राइट, तो हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सर। जिसमें फोर्स होता था Q इंटू V क्रॉस B, और उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू नेगेटिव चार्ज का मोशन राइट, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मोशन लेफ्ट, मतलब फोर्स नेगेटिव चार्ज पर नीचे की ओर लगेगा। मतलब हाँ। इसके सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर रॉड के लोअर मोस्ट कॉर्नर पर डिपॉजिट होगा। होगा? हाँ सर। यस फिर सर। से समझाओ ना, बोलो। एक बार फिर से बताओ। क्या फिर से? एक ही बात 5 बार बोल रहे हो, फिर से कहाँ दिक्कत है? ये रॉड सर वो पर इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? हाँ सर। ये रॉड के साथ साथ राइट को डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? हाँ सर। जा रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगता है कि नहीं? हाँ सर। लगता है। उस फोर्स का क्या इक्वेशन होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। हाँ सर। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो Q नेगेटिव है, हाँ सर। V क्रॉस B,
V इधर है और B इंटू द प्लेन है, तो V क्रॉस B अपवर्ड होगा, हाँ सर अभी समझा। मतलब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अपवर्ड लगेगा, और माइनस हाँ साइन एक है तो वो डाउनवर्ड फोर्स हो गया इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि क्यू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, है ना। मतलब ये हाँ सर। पूरा का पूरा कंडक्टर, अब हम ऐसा कह सकते हैं कंडक्टर का हर पोर्शन मोर प्रिसाइजली एक ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन आ गया वो लोअर पोटेंशियल, जिधर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो हायर पोटेंशियल। तो ये रॉड के इक्विवेलेंट एक ईएमएफ जनरेट होगा। वैल्यू कितनी होगी देखते हैं, बट ऐसा होगा। हाँ है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन पर राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर V है तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इस रॉड का लोअर मोस्ट पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और अपर मोस्ट पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के इस रॉड के दोनों एंड के क्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। हाँ अच्छा, अब ये होगा कितना ये देखते हैं, वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्सेस Q इंटू V क्रॉस B, पढ़ चुके हैं। हाँ सर। इस Q को, Q क्या हुआ, टोटल चार्ज हुआ। हाँ यस। तो टोटल चार्ज को हम लोग आई मीन वो चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं ना। यस नहीं समझे। समझे ना। हाँ सर पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना है उसके हिसाब से। तो ऐसे समझ सकते हैं, जो DF होगा उसको V और B सब के लिए कांस्टेंट है, तो DQ इंटू V क्रॉस B ऐसा हो जाएगा। अब हाँ सर। सब 90 डिग्री है तो V B रहने देते हैं। DQ क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ dx, कोई भी छोटा सा dx लेंथ ले लिया, हाँ सर। है ना। समझ रहे हो। समझ रहे हैं। तो इस टोटल फोर्स को हम लिख सकते हैं P V इंटू B लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx टोटल लेंथ 0 टू L। तो ये हो गया B V इंटू B इंटू लैम्डा इंटू L, ऐसा कुछ। हाँ सर। अच्छा, ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मुझे तो ईएमएफ चाहिए ना बेटा। हाँ तो ये अगर फोर्स है, ये अगर फोर्स है तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर जनरेट हुआ मल्टीप्लाइड बाय इस पर जो भी चार्ज है Q वो होना चाहिए। तो V इंटू B टोटल चार्ज Q अपॉन लेंथ L ऐसा होना चाहिए। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ लिख सकता हूं। हाँ तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया V इंटू B इंटू L। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशन में B इंटू L इंटू V, ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद करना है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है।
तो एक एल लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी से किसी b मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उस कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू BLV के बराबर होगी। ठीक है, तो कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया। जल्दी। हो गया सर। हो गया।
ठीक है, एक अल्टरनेटिव अप्रोच देखो। ये जो मैंने बताया ये तो फंडामेंटली करेक्ट है, साउंड थ्योरी है, सब कुछ सही है। इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच देखो जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस तरह का कभी भी आसानी हो। देखो, ये जो मेरा एल लेंथ का रॉड था, जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में आगे जा रहा है ना, तो एक मिनट समझना, लाइफ कितनी आसान हो जाती है। ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ऐसे सोचो dt टाइम के बाद या t टाइम के बाद ये रॉड कहीं यहाँ पहुंचेगा, हाँ सर। है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है, t इज इक्वल टू t पर यहाँ है। ये जो डिस्टेंस होगा ये vt के बराबर होगा। यस यस। इस t टाइम में इतने एरिया में जितना फील्ड लाइंस होगा वो सारे फील्ड लाइंस को ये क्रॉस करेगा। हाँ सर, समझा। तो ये t टाइम में टोटल कितना फ्लक्स इंटरसेप्ट कर रहा है वो अगर हम लिखें तो L इंटू वी इंटू टी, ये एरिया हो गया, इंटू बी, ऐसा हो गया। हाँ सर, ये यस बाद में सर डिफरेंशिएट कर देंगे तो तो बी एल भी आ d जाएगा। फाइव बाई डी टी अगर देखेंगे तो बी एल वी हो गया, हाँ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल वी हो गया। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अगर सोचेंगे तो इससे पिछले वाले में तो डायरेक्शन बहुत आसानी से समझ आ गया था। हाँ इसमें सोचो मैग्नेटिक फील्ड इनटू जा राइट रहा है, मतलब लेफ्ट में फोर्स लगना चाहिए। तो लेफ्ट में फोर्स कब लगेगा, जब इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, अगर क्लोज्ड रहे तो। क्लोज तो नहीं है, करंट नहीं कर रहा है फ्लो, बट सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए। हाँ तो इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब बैटरी ऐसा होगा। तो पोलैरिटी भी समझ आ गई। और हाँ सर। पोलैरिटी अगर समझ आ गई तो यहां से मोशनल ईएमएफ के इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक नया डेफिनेशन हम ये बता सकते हैं, इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बीइंग कट बाय अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। क्योंकि ये जो अप्रोच था कैलकुलेट करने का वो यही था ना, कि ये कंडक्टर इतनी दूर में इतने एरिया में झाड़ू मारा, ऐसे समझो। तो इतने एरिया में झाड़ू मारा तो कितने फील्ड लाइन को क्रॉस कर गया, उसी का वैल्यू इसके बराबर आया। हाँ तो मोशनल ईएमएफ का एक अल्टरनेटिव अप्रोच ये हम कह सकते हैं कि इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस being cut by a conductor per unit time, है ना। यस। ये समझने वाला डेफिनेशन हुआ, एक्चुअल मैकेनिज्म हुआ है जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी करो।
सर हेलो सर। बोलो। सर आप ये वाला मेथड वापस बता सकते हो? क्या बताऊं ऐसे, मतलब सीधा उठ के बोल देते हो, बता दो क्या दिक्कत है, बताओ, मैं जरूर बताऊंगा। बताओ एग्जैक्टली कहाँ पे फंस रहा है मामला। बोलना, बोल तो सही। रॉड v वेलोसिटी से राइट में जा रहा है, तो t टाइम में कितना दूर जाएगा? v इंटू टी डिस्टेंस दूर जाएगा, जाएगा। यस। अच्छा, तो ये जो v इंटू टी डिस्टेंस दूर गया, तो ऐसे समझो जैसे घर में झाड़ू मारते हैं ना, वैसे तो कितने एरिया में झाड़ू मारा? खुद बता, मैं नहीं बोलूंगा। कितने एरिया में झाड़ू मारा टी टाइम? रॉड की जगह तुम झाड़ू समझ लो, तो बताओ कितने एरिया में झाड़ू मारा टी टाइम में? VT। वीटी एरिया हुआ। वीटी तो विड्थ हुआ, एरिया कितना हुआ? LVT। एलवीटी। तो उतने एरिया में फ्लक्स कितना था? एलवीटी एरिया में फ्लक्स कितना होगा? बोलो। बी डॉट ए फ्लक्स होता है ना, तो बी परपेंडिकुलर है एरिया के, आई मीन एरिया और बी परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर और बी एक ही डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स कितना हुआ? एलवीटी इंटू बी हुआ। हाँ। अच्छा, तो जितने फ्लक्स को झाड़ू मारा, उसके झाड़ू मारने का रेट क्या हुआ? d5/dt। तो बी एल वी टी को डिफ्रेंशिएट किया तो बी एल भी मिला। बोलो। तो अब ये झाड़ू मारने वाला वर्ड तो मैं आपके समझाने के लिए बोला था, उसको हटा देते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एवरी सेकेंड बी इंटू एल इंटू वी, इतना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये कंडक्टर कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। कोई भी वर्ड बोलो, कट कर रहा है बोलो, क्रॉस कर रहा है बोलो, इंटरसेप्ट कर रहा है बोलो, झाड़ू मार रहा है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? हाँ बोलो। सर। So number of field lines which is being intercepted by this conductor per unit time, वो तो BLV हुआ, which is nothing but induced EMF। तो मोशनल ईएमएफ को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्रिसाइजली वी कॉल इट एज मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो कंडक्टर का मोशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़े। यस। अब देखो, अब एक काम की चीज देखो। अब कहोगे सर ये तो स्टेट कंडक्टर ले लिया आपने ऐसा वैसा, तो हाँ ले लिया।
कंडक्टर अगर आर्बिट्ररी शेप का हो तो कंडक्टर मान लो रैंडमली किसी शेप का ऐसा है, तो ये जो डेरिवेशन हमने किया है बेटा, इस डेरिवेशन का फंडामेंटल क्या है? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, है ना? यस तो ये पूरा कंडक्टर कहीं भी जा रहा है, अगर मैं इसके दोनों एंड पॉइंट को मिला दूं, ऐसे, तो और इसको एक सिंगल रॉड अज्यूम कर, तो क्योंकि देखो इस डेरिवेशन में यहाँ पर ये जो डीएल लेंथ है, ये क्या है? लैम्डा डीएक्स, डीएल लेंथ ही है, तो डीएल लेंथ का वेक्टर ऐड होगा तो वो इसी स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा ना। हर डीएल लेंथ के वेक्टर का सम करोगे तो रिजल्टेंट यही लेंथ होगा ना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? तो अब इसकी वेलोसिटी जहां कहीं भी है, मान लो इधर है v वेलोसिटी, ये पूरा रॉड मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पूरे आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर को आप सिंगल स्टेट कंडक्टर से रिप्लेस कर दो। ये एंगल अगर थीटा है तो ये v साइन थीटा हो जाएगा। तो इस केस में b की वैल्यू, और ये लेंथ l अगर आ गया, तो इस केस में हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी b इंटू लेंथ ऑफ ए बी इंटू v साइन थीटा। समझ आया कुछ? हाँ सर। सो इसमें दोनों बातें क्लियर हो गई। एक, वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं हो तो वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट ले लो जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, और कंडक्टर का शेप अगर आर्बिट्ररी है तो दोनों एंड पॉइंट को स्ट्रेट रॉड मान के रिप्लेस कर दो, जो होगा वो आंसर होगा। प्रूफ करके इसको भी दिखाया जा सकता है ना? हाँ सो तो आपने प्रूफ तो करवाया ना ए बी का ना। in case of conductor of arbitrary shape induced motional EMF will be equivalent to a straight conductor joining both ends। होगा ऐसा? हाँ सर। प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सब यूज होगा, तो इसको कॉपी कर लो और अगले लेक्चर में हम लोग मोशनल ईएमएफ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं पूछूंगा उसे, मुझे याद रहेगा। तो मोशनल ईएमएफ के प्रॉब्लम्स करने हैं, अच्छे प्रॉब्लम इसमें बहुत बनते हैं और हर साल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर सर आप वेव मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स की मॉडल भेज सकते हो? मॉड्यूल नहीं मिला तुम लोगों को? वेव मैकेनिक्स का नहीं मिला सर, और ठीक है, वो तो ज्योमेट्रिकल अपने ऑप्टिक्स पास। हाँ, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। मुझे रिमाइंड कर देना एक बार और पर्सनल चैट में, मैं भेज दूंगा। कहीं ना कहीं होगा प्रॉब्लम मेरे पास। हाँ बोलो।
सर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट का थोड़ा पार्ट बाकी रह गया था, तो वो क्या कौन सा बोलेगा? part? और सर वो किस वो बैच में? पोटेंशियोमीटर। हाँ, किस बैच में? किस पोटेंशियोमीटर बैच में? ब्लू हाउस में। ब्लू हाउस में पोटेंशियोमीटर बचा हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और ब्लू हाउस में मैग्नेटिज्म कराया है ना? हाँ सर मैग्नेटिज्म का। अच्छा बचा हुआ है, ठीक है मैं करा दूंगा, मुझे नहीं याद हाँ है। सर। हाँ सर, ठीक है, आपने ब्लू 3 हाउस पेज का छोड़ने बोला। पोटेंशियोमीटर बचा है ना, मैं करा दूंगा। ओके सर हम्म। सर फाउंडेशन बिल्डर 2 में भी आप विजुअल मैकेनिक्स कर रहे थे। नहीं नहीं, वो अलग ट्रैक है, वो तो अलग कराऊंगा, उसकी बात अलग है, इधर की करो, वो अलग एक्स्ट्रा होगा, वो इस ट्रैक का पार्ट नहीं है ना। वो ये चैप्टर के बाद तो कराओगे क्या? हाँ ये सब खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद केवल, क्योंकि वो केवल फाउंडेशन बिल्डर 2 एक ही बैच का है मिसमैच को, तो वो अलग से तुम्हारा करा दूंगा सर। ठीक है सर। हाँ सर, थैंक थैंक यू। यू। ठीक है। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you.